ऑन करके मेरे से पूछिएगा, ठीक है? बीच ओके बीच में सर। अगर मैं पूछता हूँ तो कोई एक लोग ऑन करके अपना मतलब बस ये मुझे बता देंगे, हाँ आवाज मेरी क्लियर जा रही है, ठीक है? ओके ओके तो ओके सर। श्योर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस सेमेस्टर में मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स जो है वो मैम पढ़ाएंगी, मेरे जस्ट बाद उनका क्लास होगा। तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 चैप्टर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में, जिसमें से 4 टॉपिक तो प्री मीड से हम डिस्कस करेंगे और 4 टॉपिक जो है वो पोस्ट मीड हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पीपीटी दिख रहा है ना? सर दिख रहा है। हाँ ओके। प्री मीड सेम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फर्स्ट लिवरेज, सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर, थर्ड डिविडेंड पॉलिसी एंड फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये प्री मीड सेम हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर मीड से हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ करेंट एसेट्स। ये 8 चैप्टर है जो टोटल सिलेबस आपका कवर कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां से वहां पे एंड हुआ था। उसके आगे के जो चैप्टर्स थे वो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, ओके तो सर। आज, हाँ आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फर्स्ट चैप्टर इज लिवरेज। लिवरेज, अब ये होता क्या है थोड़ा सा मैं आगे कहानी आपको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर टू द पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि अभी प्रेजेंट कंडीशन अगर हम लोग देखें तो कोविड 19 के कारण बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो हमारे बंद है, काम बंद है, कंपनी बंद है, फैक्ट्री बंद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कंपनी और फैक्ट्री के साथ और इंडस्ट्री के साथ कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ एक्सपेंसेस अभी भी हो रहे होंगे। भले ही वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो कि कंपनी अभी भी बियर करते होंगे या नहीं करते होंगे? करते होंगे कोई सर। एक तो करते होंगे ना, तो वो एक्सपेंसेस क्या होंगे? कंपनी जो मशीन यूज कर रही है उस पर डिप्रिसिएशन तो जाता ही होगा, ठीक है? कंपनी ने बैंक से अगर लोन लिया है तो उस पे इंटरेस्ट वो पे करते ही होंगे। साथ ही अगर मान लीजिए कोई प्रीमाइसेस उन्होंने रेंट पे ले रखा है, कोई बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे ले रखा है, तो जाहिर सी बात है कि काम हो ना हो, प्रोडक्शन हो ना हो, वो रेंट तो पे करते ही होंगे। क्लियर ना? तो यस सर। ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी बंद होने के बाद भी, आज कोविड 19 के कारण बंद होने के बाद भी ये सारे एक्सपेंसेस जो बियर कर रहे हैं। अगर किसी किसी कंपनी इंडस्ट्री में मान लीजिए थोड़ा बहुत काम आज के डेट में शुरू भी हुआ है, तो उनका उस रिस्पॉन्स मतलब पहले वाला जो सेल्स होता होगा उस तरह का सेल्स आज के डेट में नहीं होता होगा। लेकिन इनका जो फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैंने अभी बोला, रेंट देना, इंटरेस्ट देना या मशीन पे डेप्रिसिएशन, ये आज भी उतना ही होता होगा जितना कि पहले हो रहा था। इसमें कोई डाउट है किसी को कि नहीं होता होगा? सर हमको है। हाँ बिल्कुल, पूछिए। सर अगर मशीनरी यूज नहीं हो रहा है तो उसका वियर एंड टियर जो हो रहा होगा जब हम ये प्रोडक्शन कर रहे होंगे वो तो अपनी तरह होगा, तो ये जो डेप्रिसिएशन उस रेंज पे तो नहीं हो रहा होगा। हाँ ठीक है, लेकिन इसके पहले बेसिक नॉलेज आप समझ लीजिए कि डिप्रिसिएशन जो चार्ज होता है ना, वो यूज के बेसिस पे नहीं, टाइम के बेसिस पे होता है। पॉइंट समझ में आ रहा अच्छा है? सर। हाँ सर, वो टाइम टाइमिंग एंड यूसेज दोनों के बेसिस पे नहीं होता है, सिर्फ टाइम के बेसिस पे होता है। कैलकुलेट करने का बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड जो काफी फेमस है और मैक्सिमम कंपनी में वो मेथड यूज किए जाते हैं, तो वो टाइम के बेसिस पे है। जैसे कि एक सर्टेन परसेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना एट द रेट ऑफ 10%, तो अब ये 10% एनुअल है। अब उसमें वो कितना मशीन यूज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेन फैक्टर क्या है? वो है टाइम। क्लियर? तो यस अभी सर। अगर अभी काम नहीं भी हो रहा है तो टाइम तो क्या लैप्स हो रहा है ना। तो टाइम लैप्स होने के कारण क्या हो रहा है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेगी। जब वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी आफ्टर 1 ईयर या एट द एंड ऑफ ईयर, तो वो इस टाइम के डिप्रिसिएशन को भी कंसीडर करेगी। ये जो कोविड 19 के कारण प्रॉब्लम आया है, जितने भी ड्यूरेशन काम बंद हुए हैं, जितने भी टाइम का ये जो प्रोडक्शन बंद हुआ है, इसका भी कंपनी डिप्रिसिएशन चार्ज करेगी। ये क्लियर है ना?
यस सर। ठीक, हाँ ठीक है। तो अब देखिए मैं बस ये जो स्टोरी आपको सुना रहा हूँ तो प्रेजेंट टाइम का है, कोविड-19 कि इंडस्ट्री कंपनी तो बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो करने पड़ते हैं, और उस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन हो ना हो वो एक्सपेंसेस उनको करने ही हैं। उसी तरह का अब अगर मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा छूट दिया गया, कंपनी ने कुछ काम स्टार्ट भी कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी जितना पहले सेल करती थी या जितना पहले प्रॉफिट अर्न करती थी उतना ही प्रॉफिट अभी भी अर्न होगा और उतना ही सेल होगा। लेकिन ये बात सही है कि जितना उसका फिक्स कॉस्ट पहले था उतना फिक्स कॉस्ट उसका अभी भी होगा। इस बात से एग्री है आप लोग? यस सर। ठीक है। तो अब देखिए आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा चैप्टर है, बहुत मतलब कोइंसिडेंस कहिए इसको कि ऐसे टाइम पे हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी के प्रेजेंट कंडीशन को हम लोग इसके साथ एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अब मैं थोड़ा सा अगेन कोविड-19 पे ही आता हूं और फिर तुरंत अपने पॉइंट पे आ जाऊंगा कि एक चीज मैंने समझा दिया कि आज के टाइम में प्रोडक्शन बंद होने के बाद प्रॉफिट तो कम हो गया, सेल्स कम हो गया, लेकिन कंपनी का जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस था वो कम नहीं हुआ। तो कंपनी कहीं ना कहीं उस रिस्क जो वो फिक्स कॉस्ट है उसको तो अपने प्रॉफिट से ही कंपनसेट करेगी, अगर नहीं कंपनसेट करेगी तो वो उसका लॉस होगा। क्लियर? यस सर। बाकी यस लोग को सर, भी समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। क्लियर? तो अब देखिए बस यहीं पर अब एक जो थ्योरी में यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जितनी भी कंपनी और फर्म है उनके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मेन दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है वो तो प्रोडक्शन हो या ना हो वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो जब प्रोडक्शन होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिवरेज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, लिवरेज, ये लिवरेज जो ये कंपनी की एबिलिटी को बताता है कि कंपनी कितना फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बियर कर सकती है, उसकी रिस्क को बताता है कि कंपनी कितना रिस्क बियर कर सकती है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि सिंपल अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं या जैसा डिफिनीशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फंड, दो चीजें हैं ध्यान रखिएगा, एसेट्स भी है और फंड है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और फंड फॉर विच कंपनी हैज टू पे फिक्स्ड चार्जेस ऑफ फिक्स्ड रिटर्न। सीधा सा मतलब है कि कंपनी अगर मान लीजिए मशीन यूज कर रही है तो उस पर डिप्रिसिएशन तो उसको देना ही पड़ेगा, काम हो या ना हो। कंपनी अगर मान लीजिए रेंट पे लिया है तो काम हो ना हो रेंट तो उसको देना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स, ये बिल्डिंग कंपनी का एसेट्स हो गया और मशीन जो है वो भी कंपनी का एसेट्स हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स, अब इसके लिए कंपनी को फिक्स कॉस्ट देना है। अब इन केस ऑफ एसेट कंपनी हैज टू पे डेप्रिसिएशन एंड इन केस ऑफ बिल्डिंग कंपनी हैज टू पे रेंट। तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स है जिसके लिए कंपनी को फिक्स चार्ज देना है। लेकिन एक दूसरा टर्म भी इसमें लगा है, फंड। अब फंड का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, इसको समझिए कि अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेके अगर कोई बिजनेस कर रहा है, लोन लेके, और इस कोविड-19 में उस कंपनी का बिजनेस बंद हो गया है तो उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा ना। यस सर। अभी देखिए एक रूल भी आया था कि ईएमआई जो है, अभी न्यूज में आपने पढ़ा होगा, तो एक रूल आपने एक गाइडलाइन आया था कि जो आरबीआई ने क्या किया है कि 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया है ईएमआई को, किया है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी उस 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं देगी, कंपनी को इंटरेस्ट देना है, बस 3 महीने बाद वो इंस्टॉलमेंट देना है, ये है। तो इंटरेस्ट तो 3 मंथ का, बिजनेस करे या ना करे, कंपनी का प्रोडक्शन बंद है तो बंद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी ने अगर बैंक से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो ये इंटरेस्ट पे करना भी एक तरह का फिक्स चार्ज हो गया ना, कंपनी का प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। यस समझ में आ रहा है? तो लिवरेज का यस मतलब सिंपल ये है, एक लाइन में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स और फंड, फंड का मतलब ये लोन अमाउंट से है, फॉर विच कंपनी हैज टू पे फिक्स चार्जेस और फिक्स्ड रिटर्न। ये बोला जाएगा कि कंपनी लिवरेज पे बिजनेस करती है।
इसका मतलब समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एक अब मैं क्रॉस चेक करने के लिए दो क्वेश्चन पूछूंगा, दो अलग अलग लोग जवाब दीजिएगा। एक क्वेश्चन कोई भी देगा, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि शेयर किया हूं तो मुझे नाम नहीं दिख पा रहा है, तो कोई एक, अगर मान लीजिए कोई कंपनी अपना कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जिसमें कि कोई फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत ही नहीं है, कोई फिक्स एसेट्स की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे कि कंपनी लिवरेज पे काम कर रही है? हेलो? यस सर। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही है जिसमें किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो कंपनी लिवरेज पे काम कर रही है? सब लिवरेज पे कर रही है सर। बोला जा सकता है नहीं, लिवरेज पे फंड, नहीं है। फंड्स उसमें अगर इंक्लूडेड हैं तो एसेट नहीं, तो वो मैं मान रहा हूँ ऑन फंड से वो बिजनेस कर रहा है, ऑन फंड, ऑन यानी कि अपना पैसा है उसका, ठीक है ना, उसका खुद का पैसा है, किसी से लोन नहीं लिया है, और वो केवल ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें और कोई एसेट्स भी नहीं यूज किया है, तो क्या वो कंपनी लिवरेज पे बिजनेस कर रही है? नहीं नहीं सर, नहीं कर रही है। यही है लिवरेज का मतलब। क्या हुआ कि नॉर्मली कंपनी अपने बिजनेस में कुछ ऐसा यूज करे एसेट्स या फंड जिसके लिए उसको Yes, कि रिटर्न फिक्स चार्जेस पे करना पड़े या फिक्स रिटर्न पे करना पड़े, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कंपनी लिवरेज पे काम कर रही है। हाँ हेलो? यस सर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी ये ना सेमी वेरिएबल के कैटेगरी में आता है। सेमी वेरिएबल क्यों बोलूंगा इसको, क्योंकि कुछ क्योंकि चार्जेस इसमें जो होते हैं वो कुछ फिक्स्ड होते हैं और कुछ चार्जेस जो होते हैं वो डिपेंड्स ऑन कंजप्शन, तो ये सेमी वेरिएबल के कैटेगरी में आता है। पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़े, यस नेक्स्ट पीपीटी हम लोग। अब देखिए लिवरेज जो मैंने यहाँ पे कॉमन डिफिनीशन समझाया कि लिवरेज का मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिवरेज देखते हैं कि कितने तरीके का लिवरेज होता है। तो मेन ये तीन कैटेगरी के लिवरेज होते हैं, बोर्डली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, फर्स्ट कैटेगरी को ऑपरेटिंग लिवरेज। सेकंड जो होगा, मैं अभी तीनों क्लासिफाइड यहीं पे कर दे रहा हूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा लंबा चैप्टर होगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास तक क्लियर हो। तो फर्स्ट हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। तीन लिवरेज होंगे, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज पे। ऑपरेटिंग लिवरेज को समझ लेने के बाद आगे के दो लिवरेज डिस्कस करेंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। पहले तो देखिए ये जो डिफिनीशन मैंने दिखाया लिवरेज का, उसमें दो टर्म यूज किया गया था, एक बोला गया था एसेट्स और दूसरा टर्म था फंड। एसेट्स का एग्जांपल मैंने दिया था बिल्डिंग एंड मशीन, और फंड का एग्जांपल मैंने दिया था कि लोन से अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बैंक से आपने लोन लिया है तो ये जो दो टर्म है ना, यूज ऑफ एसेट्स एंड यूज ऑफ फंड, इस पे ही इसका क्लासिफिकेशन है लिवरेज का। अगर मैं बोलता हूं ऑपरेटिंग लिवरेज, तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब ये हुआ कि वो कंपनी जो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में फिक्स्ड एसेट्स को यूज किया है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। यानी कि अब हम फंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पे एसेट्स की बात कर रहे हैं कि अगर वो एसेट्स यूज किया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। यानी कि अगर एसेट्स यूज किया है तो कहीं ना कहीं उसको तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा ना उस एसेट्स पे, या बिल्डिंग यूज कर रहा है तो और वो हायर किया हुआ है तो उसको तो रेंट पे करना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज यहाँ पे देगा ना वो। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। ऑपरेटिंग में यहाँ पे फंड से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है केवल और केवल एसेट्स से। अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस में एसेट्स यूज कर रही है जिसके लिए उसको फिक्स चार्जेस देना पड़ रहा है इन फॉर्म ऑफ रेंट और डेप्रिसिएशन, देन इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर ना? अब इसमें तीन फैक्टर्स होते हैं, वो तीन फैक्टर्स क्या है, तो देखिए नीचे के पीपीटी में दिखाया गया ये तीन फैक्टर्स क्या है। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि इसको प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन हो या ना हो वो चार्जेस इनको देने पड़ेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन, आपका क्वेश्चन सही था कि सर अगर प्रोडक्शन बंद है, मशीन का यूज नहीं है,
तो फिर डिप्रिसिएशन क्यों लगेगा? तो यहाँ पे एकदम माइंड सेट रखिए, क्लियर रखिए कि डिप्रिसिएशन जो है वो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है ना। और जो पॉपुलर मेथड यूज किए जाते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, वो टाइम को कंसीडर करते हैं, न कि उसके यूज को। तो आप फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में डिप्रिसिएशन आ गया। रेंट फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है। आप बिल्डिंग हायर किए हो, आप उसमें रहिए ना रहिए, वहां उस प्रीमाइसेस में प्रोडक्शन करिए ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रेंट देना ही है। दूसरा टर्म है वो है कंट्रीब्यूशन। इसको समझना होगा। कोई अगर फाइनेंस के टर्म, फाइनेंस स्टूडेंट है जिसने बीकॉम वगैरह में पढ़ा होगा तो वो समझ रहे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो ध्यान से समझिए। कंट्रीब्यूशन में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो सेल्स होता है उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो जो अमाउंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है कंट्रीब्यूशन क्या होगा? यस सर। हीना, हीना, सर एक कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन एक बार रिपीट कर दीजिए। कंट्रीब्यूशन सिंपल, इसका इक्वेशन है C इक्वल टू V माइनस, सॉरी, C इक्वल टू S माइनस V। S रिप्रेजेंट सेल्स, यानी कि सेल्स, एंड V इक्वल टू माइनस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ओके, यस सर। अभी आगे है और क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर समझ में आ रहा है, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। वॉल्यूम ऑफ सेल्स का मतलब सेल्स क्वांटिटी से है, इसमें कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, सेल्स क्वांटिटी। क्लियर? तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट होता है, एक न्यूमेरिकल फिगर में एक एग्जांपल जो है वो नीचे समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं 3 पॉइंट में। इसमें पहला पॉइंट है इट अफेक्ट्स एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये इसका फीचर्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो आप लोग अकाउंटिंग पढ़े हो ना, सिंपल जो फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग था उसमें बैलेंस शीट आपने पढ़ा होगा। तो बैलेंस शीट में आपको याद होगा कि जो एसेट्स होते हैं वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यानी कि राइट साइड में शो किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एसेट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड को ही अफेक्ट करेगा। क्लियर? दूसरा है, हाँ, हेलो हेलो, यस सर, दूसरा, क्लियर है। हाँ, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। में ऊपर बार बार चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि जो डिप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड एसेट से ही रिलेटेड होता है। जो हम रेंट पे करते हैं बिल्डिंग पे, बिल्डिंग भी हमारा क्या है? फिक्स्ड एसेट्स ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज होगा वो रिलेटेड होगा कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से। जितना फिक्स एसेट ज्यादा होगा उतना ही आप ऑपरेटिंग लिवरेज आपका ज्यादा होगा, जितना फिक्स्ड एसेट्स कम होगा आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी उतना कम होगा। ठीक है ना? और तीसरी चीज जो अभी मैं कोविड-19 का एग्जांपल दे रहा था उससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड इन फ्लक्चुएशन इन बिजनेस रिस्क। अब देखिए इसको कोविड-19 से कैसे करके कैसे समझेंगे। अब यहाँ पे सोचिए कि कंपनी इतने दिनों से है, उनका काम हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, सेल्स हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का इनकम तो बंद हो गया है ना आज की डेट में, उनको कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा है। क्लियर? लेकिन रेवेन्यू नहीं होने के साथ साथ उनके जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो तो हो ही रहे हैं। तो ये उसके रिस्क को बताता है कि अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपए उसको डिप्रिसिएशन देना है, छोटा सा अमाउंट ले रहा हूँ, 10,000 अगर उसको डिप्रिसिएशन देना है, कंपनी उतने अमाउंट का भी सेल नहीं कर पा रही है कि उसका प्रॉफिट 10,000 का हो, तो कंपनी के लिए रिस्क है या नहीं है? यस सर। हो रहा यस है। सर। तो इसी रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। की कंपनी उतना भी अपना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है कि अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस को भी कंपनसेट कर सके, दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है ये बिजनेस रिस्क को इन्फ्लुएंस करता है या उससे रिलेटेड है। कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क यानी कि बिजनेस रिस्क से ये रिलेटेड होता है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि ऑपरेटिंग लिवरेज से रिलेटेड थे।
अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और एग्जामिनेशन में हो सकता है कि यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर मैं दूं तो नेक्स्ट स्लाइड जो आपको दिख रहा है ना, इससे रिलेटेड होगा। अब बहुत आसान है, ये घबराना नहीं है कि आप न्यूमेरिकल आ गया तो नहीं होगा सॉल्व, एकदम आसान है। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, इसको देखिए, एक लाइन में लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन मैंने अभी ऊपर बताया था ना, क्या होता है कंट्रीब्यूशन? यस सर। माइनस वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट। और ईबीआईटी कितने लोग जानते हैं कि ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग, मैं पूरा नाम बता देता हूँ। अर्निंग, नोटबुक है तो नोट कर लीजिए, ईबीआईटी इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि ना ये सारे टर्म इस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहां पे यूज होने वाला है, तो ये सारे term चाहिए। हाँ, सर ईबीआईटी फिर से EBIT बोले ना। हाँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हो गया? यस सर। यस सर। सर एक मिनट सर। हाँ हेलो हाँ, सर, बोलिए बोलिए। OI इज इक्वल टू सर OI इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT लिखा। OI मींस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, OL। ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नीचे मेंशन है। ईबीआईटी का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं। ईबीआईटी मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक लाइन और नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा मेरे क्लास में। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है ना? यस सर। हेलो, यस Yes, सर, sir. यस सर। अब देखिए, थोड़ा सा इस स्लाइड पे मैं टाइम दूंगा क्योंकि आगे के जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ वो क्लियर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन तो आप लोग समझ लेगा, लेकिन ईबीआई लिखिएगा, नोटबुक पे लिख लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूशन वर्टिकल लिखिएगा, वर्टिकल लाइन में नोटबुक पे सेल्स, नीचे लिखिए माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल क्या हो जाएगा? लाइन दे के लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। और उस कंट्रीब्यूशन से जब हम माइनस कर दे फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, then it will be EBIT, earning before interest and tax, and it is also known as operating profit। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो EBIT कैसे आया, ये समझ में आया? यस सर। हाँ सर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, तो इसको स्टेप में याद रखिएगा एकदम हमेशा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ईबीआईटी। ये सीक्वेंस है, चैन, ये आगे भी फॉलो होगा, उसके नीचे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी फिलहाल 4 टर्म में समझाया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ईबीआईटी। क्लियर? अब आते हैं एग्जाम्पल पे, बहुत क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। आप देखिए, एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा है, इसमें कुछ डेटा है। The following are the details। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ है 20 रुपीज, और वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट लिखा है 12 रुपीज, और एक्चुअल सेल्स जो लिखा है वो 200 यूनिट। तो इससे हम लोग टोटल सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे ना? तो हेलो, कोई एक बस बोल लीजिए मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? आ रही है सर। अब देखिए, 3 इंफॉर्मेशन है, उसमें है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपीज, एक्चुअल सेल्स इज 200 यूनिट। तो इस 3 डेटा से हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लेंगे ना, टोटल सेल्स अमाउंट कितना होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, Yes, ये तो sir. कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आगे क्या, हाँ ठीक है, आगे क्या इंफॉर्मेशन है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 300 यूनिट्स, यानी कि उस प्रोडक्शन यूनिट से
मैक्सिमम हम 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सेल्स हो रहा है वो 200 यूनिट्स का ही हो रहा है। पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। पहला है जब फिक्स कॉस्ट 1000 रुपीज हो, और दूसरा है व्हेन फिक्स कॉस्ट आर 800 रुपीज, जब 800 रुपए है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग लीवरेज। सॉल्यूशन देखिए काफी कुछ क्लियर होगा। सेल्स 3 कॉलम है, हुआ है 2 कंडीशन में आपको कैलकुलेट करना था कि जब 1000 हो फिक्स कॉस्ट और जब 800 रुपए 800 रुपीज हो फिक्स कॉस्ट। आप देखिए सेल्स का अमाउंट लिखा हुआ है 4000। ये कैसे आया 4000? तो ऊपर सेलिंग प्राइस था 20 रुपीज पर यूनिट और तो एक्चुअल सेल्स था 200। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 4000। दोनों केस में सेल्स तो 4000 ही रहेगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? नहीं है? No, sir. नो सर। ठीक है। Sir. वेरिएबल वही फॉर्मूला कि वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है 12 रुपीज, और एक्चुअल जो सेल्स हुआ था 200 यूनिट्स, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2400 इज वेरिएबल कॉस्ट इन बोथ केस। दोनों केस में इतना ही होगा। तो देखिए दोनों का डिफरेंस जो निकल के आया वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज 1600 इन बोथ केस, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तो दोनों भाई बराबर हो गया, क्योंकि सेल्स भी उतना ही था और वेरिएबल कॉस्ट भी उतना ही था दोनों कंडीशन में, इसलिए दोनों केस में कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन है वो दिया है कि फिक्स कॉस्ट अगर अलग अलग होगा तब ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा, तो वही कैलकुलेट करके आगे दिया गया है। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया गया। पहला केस में, फर्स्ट केस में 1000 था, माइनस किया गया, तो आपका देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स आया, वो आया 600। क्लियर? और दूसरे केस में यहाँ पे 800 फिक्स कॉस्ट को माइनस किया गया, तो ये भी आया 800। अब देखिए अर्निंग बिफोर टैक्स ये तो अलग अलग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट अलग अलग था। तो ये चीज तो क्लियर माइंड में आ रहा है ना कि ईबीटी पे, अर्निंग बिफोर टैक्स पे इफेक्ट जो है वो पड़ता है फिक्स कॉस्ट का, ना कि वेरिएबल कॉस्ट का। अगर वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है और फिक्स कॉस्ट अलग अलग है तो उस केस में हमारा अर्निंग जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? यस सर। आप एक चीज यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो अर्निंग लिखा है वो तो ईबीटी बता रहा है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। यस सर। जबकि आप देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ईबीआईटी का। इन दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। ईबीआईटी जो होता है वो होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पे ईबीटी लिखा हुआ है, ईबीटी होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। तो डिफरेंस क्या है? तो केवल टैक्स अमाउंट का। अब थोड़ा सा समझिए, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि टैक्स कितना देना है या नहीं देना है। टैक्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब टैक्स का इंफॉर्मेशन नहीं है तो टैक्स अमाउंट हम 0 मान लेंगे। तो उस केस में जब टैक्स 0 हो जाएगा तो ईबीटी ही हमारा क्या हो जाएगा, ईबीआईटी। ईबीटी ही क्या हो जाएगा हमारा, ईबीआईटी। अगर मान लेता हूं कि टैक्स जो है अगर मान लेता हूं 50% का रहता है, इस क्वेश्चन में एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो फिर उस केस में ईबीटी अलग होता और ईबीआईटी अलग होता। अब कैसे ईबीआईटी कितना होता? अगर यहाँ पे 50% टैक्स होता तो ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स आया ना 600, अब कंपनी को इस अर्निंग पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा 50% से। तो 600 का 50% कितना हो जाएगा, 300 रुपीज। तो 300 माइनस कर देंगे, तो जो नेक्स्ट फिगर आएगा ना वो अगेन 300 ही होगा। तो वो बोला जाएगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स है नहीं, तो यहाँ पे ईबीटी ही हमारा क्या होगा, ईबीआईटी होगा। यानी कि हम ये जो 600 दिख रहा है ये ईबीआईटी भी यही है, और 800 जो दिख रहा है ये भी ईबीआईटी है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकलेगा। फॉर्मूला सिंपल ये दिया हुआ था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। यही फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट कर देंगे इस क्वेश्चन में। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज में क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था आपका कंट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1600 है ना। पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में देखिए 1600 कंट्रीब्यूशन है।
और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग ईबीटी से, क्योंकि ईबीटी ही हमारा ईबीआईटी है। तो 1600 डिवाइडेड बाई 600, ये आ रहा है कितना, 2.67, 2.67। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है आपके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जस्ट 2.67 टाइम है, जस्ट 2.67 टाइम है। या उसी तरह दूसरे कॉलम में आते हैं, वहां पे देखते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज जो कैलकुलेट होके आया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन इसमें उतना ही है 1600, और इसको हमने डिवाइड कर दिया भाई ईबीआईटी से 800 से, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अर्निंग है उससे आपका कंट्रीब्यूशन जस्ट डबल गुना है। अब एक ये तो मीनिंग निकल के आ गया, लेकिन दूसरी मीनिंग इसका ये भी है कि आप देखो यहाँ पे पहला केस में आपका फिक्स कॉस्ट जो था वो 1000 था, और दूसरा केस में आपका फिक्स कॉस्ट जो था वो था 800। सिंपल सा मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा उसका ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होगा, और जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट कम होगा उस कंपनी का ऑपरेटिंग लिवरेज कम होगा। जैसे कि देखिए इस एग्जांपल में जहां पे 1000 फिक्स कॉस्ट है उसका ऑपरेटिंग लिवरेज है 2.67, और जहां पे 800 यानी कि कम है फिक्स कॉस्ट वहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज है 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था लास्ट वाला, इट इज रिलेटेड इन फ्लक्चुएशन इन बिजनेस रिस्क, ये बताता है कि कंपनी में कितना रिस्क जो है वो बिजनेस रिस्क है। वो कहता है कि जहां पे फिक्स एसेट ज्यादा होगा वहां पे रिस्क ज्यादा होगा, और जहां पे फिक्स एसेट्स कम यूज किए जाएंगे वहां पे रिस्क जो होगा यानी स्पेशली बिजनेस रिस्क जो होगा वो कम होगा। ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। ठीक है। तो इसमें इस एग्जांपल में कोई डाउट हो तो यही पूछ लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे फिर जा रहे हैं जो ऑपरेटिंग लिवरेज से ही रिलेटेड है। यहाँ तक ये बहुत सिंपल, ये बेसिक नॉलेज था ऑपरेटिंग लिवरेज का, कि हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज होता क्या है, क्या इसके फीचर्स होते हैं और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन था। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है अच्छी बात है, हम लोग आगे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज का ही। अगर किसी को डाउट है तो यही क्लियर कर लीजिए। श्यामल, क्लियर है ना? हेलो, क्लियर क्लियर है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पीपीटी जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है वो है बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब बिहेवियर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल के बीच, बिहेवियर मतलब कि दो वेरिएबल के बीच कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे को, कैसा रिलेशनशिप है उसमें, उस रिलेशनशिप को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। अब वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं तो वो समझिए। एक वेरिएबल होता है सेल्स और दूसरा वेरिएबल होता है ईबीआईटी। और ये जो बिहेवियर है ऑपरेटिंग लिवरेज को, इसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डीओएल इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू हम इसके बिहेवियर को मेजर आ रही है विशाल सर सर, आपकी। विशाल सर की आवाज कट रही है ना? नहीं है विशाल सर? यस मैम, आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आवाज कट जा रही है सर, सर का वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है सर मैम। कोई कॉल कर लो ना उनको। आप कैसे हैं श्यामल मैम? जी कॉल How are you? कीजिए। हेलो। मैम आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, आ रहे हैं सर, बोल दिए। ओके ओके।
हेलो सर आपका सेशन का टाइम शायद एक्सपायर हो गया सर। नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हेलो हाँ सर ऑडिबल हाँ। है, आप पीपीटी दिखाइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही अभी मेरी? आप ऑडिबल है, अभी ऑडिबल है सर आप। बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की मैं बात कर रहा था। तो बिहेवियर का मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लीवरेज है, दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। अब ये दो वेरिएबल कौन होंगे? तो एक वेरिएबल होता है सेल्स और दूसरा वेरिएबल होता है ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किस फॉर्म में करता है? तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL। DOL यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये बिहेवियर को स्टडी करता है। और बिहेवियर क्या, दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है। और दो वेरिएबल कौन कौन से? एक होता है सेल्स और दूसरा होता है ईबीआईटी। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा या फैक्ट बुक में भी ये मिल जाता है, जो फैक्ट बुक आपको एग्जाम में मिलता है। बस समझना जरूरी है, याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्ट बुक में मिल जाएगा फॉर्मूला। DOL का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब एक चीज आप मुझे बताइए, बेसिक मैथमेटिक्स जो 7th 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? अगर मान लीजिए दो चीजें हैं, ईबीआईटी एक समय में है 100 रुपीज और फिर वो बढ़ के वो हो जा रहा है 150। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट कर लेंगे ना आप? ईबीआईटी एक टाइम था 100 रुपीज, इंक्रीज होके हो गया 150। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना परसेंट ईबीआईटी चेंज हुआ? तो सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 50 डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट। बेस कितना था? 100। 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 50%। ये आ जाएगा ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। उसी तरह परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसको भी डिफरेंस करके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि एक टाइम पे किसी कंपनी का सेल्स था 1 लाख रुपए और 6 महीने बाद बढ़ के वो हो गया 1.5 लाख रुपए, और मैं आपसे पूछूं कि कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज हुआ, तो आप कैसे निकालोगे? पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यानी कि 1,50,000 माइनस 1,50,000 का डिफरेंस आ गया, डिवाइडेड बाई बेस अमाउंट, यानी कि बेस कितना था? 1 लाख ना, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100, तो अगेन ये 50%। तो ये बेसिक चीजें थी जो आप लोग पहले कर चुके हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, ईबीआईटी में परसेंटेज चेंज और सेल्स में परसेंटेज चेंज। अब एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल समझिए, वो ज्यादा जरूरी है रट्टा मारने से। एक एग्जांपल है यहाँ पे, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स। सेलिंग प्राइस दिया है पर यूनिट 20 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, और वेरिएबल कॉस्ट दिया है पर यूनिट 12 रुपीज। एक्चुअल सेल्स लिखा हुआ है 200 यूनिट्स और फिक्स कॉस्ट जो दिया है वो दिया है 1000। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज व्हेन सेल्स विल बी। 3 कंडीशन दे दिया, 150, 250 एंड 3 यूनिट। सीधा सा पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि अगर सेल्स बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट कंपनी के ईबीआईटी पे क्या पड़ेगा। यानी कि डीओएल यही बताता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यही बताता है आपको कि अगर सेल्स सर्टेन परसेंट से इंक्रीज हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में कंपनी का ईबीआईटी कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, कितना, क्या रिलेशन है इन दोनों में इन टर्म ऑफ रेशियो। इकोनॉमिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो उसमें इसी तरह का फॉर्मूला था ना कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, याद आ रहा है? यस सर, यस सर। तो सेम उसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यानी कि सेल्स में जितने परसेंट से चेंज हुआ उसका इफेक्ट ईबीआईटी पे क्या पड़ेगा, वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज।
एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सेलिंग प्राइस का डेटा है, वेरिएबल कॉस्ट का डेटा दिया है, एक्चुअल सेल्स का डेटा दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है 1000 और आपसे पूछ रहा है कि अगर सेल्स जो कि पहले 200 यूनिट होता था अगर उसमें चेंज हो जाए, चेंज होने के 3 केस दिया है कि अगर 150 यूनिट्स हो जाए, 250 यूनिट्स हो जाए और 300 यूनिट्स हो जाए, तो इसका इफेक्ट ईबीआईटी पे क्या पड़ेगा वही हमें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं, मैं तीनों नहीं 2 इसमें से एक्सप्लेन करूंगा, एक आप लोग खुद घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए एक टेबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला जो डिटेल है वो है सेल्स इन यूनिट, बेसिक प्रेजेंट पोजीशन जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था यहाँ पे 20, 12 और 200 यूनिट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा रखा हुआ है कि सेल्स इन यूनिट 200, सेल्स इन रुपीज 4000 मल्टीप्लाई करके निकाला है, लेस वेरिएबल कॉस्ट 2400, वेरिएबल कॉस्ट को भी मल्टीप्लाई करके निकाला गया है 200 मल्टीप्लाई बाय 12, आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन 1600, फिक्स कॉस्ट 1000 बेसिक इंफॉर्मेशन है वो माइनस कर देता है, हम लोग ईबीआईटी पे आ जाते हैं जो कि है हमारा 600। अब यहाँ पे 3 केस जो पूछ रहा है कि कैसे हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। पहला केस मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग घर पे इसको करिएगा। दूसरा और तीसरा केस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा केस में जो है सेल्स जो है वो 250 यूनिट्स, अब इसका अमाउंट कितना होगा तो अगेन वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट का प्राइस दिया है 20 रुपीज, मल्टीप्लाई कर लिए तो आ जाएगा 5000। क्लियर है ना। मैं सेकेंड लास्ट कॉलम में डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ फर्स्ट छोड़ा हूँ आप लोगों के लिए कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड और थर्ड में एक्सप्लेन करूंगा, टाइम ओवर होने वाला है तो जल्दी से कर रहा हूँ। 5000 यहाँ पे सेल्स का अमाउंट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 3000, ये भी कैसे आया 250 मल्टीप्लाई बाय 12, वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट का दिया है 12 रुपीज तो 3000, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 2000 माइनस कर दिए, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 1000 ही है, ये आ गया हमारा ईवीआईटी, वो आया 1000 रुपए, 2000 माइनस 1000 रुपीज। अब देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे कॉलम में दिया है 67 डिवाइडेड बाय 25, अब पॉजिटिव 2.67, आपको नहीं समझ में आएगा कि ये आया कैसे, मैं छोड़ दे रहा हूं कि आप इस पॉइंट पर कंसीडर ही मत करिए। आप फॉर्मूला देखिए, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, आप नोटबुक रखे हैं ना, उसमें कैलकुलेट कर, हाँ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हुआ कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो प्रेजेंट पोजीशन था उसमें ईबीआईटी कितना था 600 था ना, और जो कंडीशन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 250 यूनिट्स पे, वहां पे ईबीआईटी 1000, तो डिफरेंस कितना हुआ 400 का, 400। हाँ परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 600 बेसिक और मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, आप देखो बेसिक इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट पोजीशन में देखिए सेल्स कितना है 4000, ठीक है ना, और आपका जो सेल्स है जिस कंडीशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो 250 पे, वो कितना है तो वो है 5000, यानी कि डिफरेंस 1000 का, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4000 इनटू 100, इसको हम लोग निकाल लेंगे, तो ये सेकेंड स्टेप आ जाएगा जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और फाइनल स्टेज क्या होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा कि इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो कॉलम लास्ट में दिख रहा है ना 67, ये 67% क्या है, ये है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये जो 25 दिख रहा है ये 25 क्या है, ये है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और जब हम 67 डिवाइडेड बाय 25 किए तो हमारा आंसर जो आया वो आया 2.67, इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है 2.67 का मतलब कि अगर कंपनी का सेल्स 1% से बढ़ जाए तो कंपनी का जो अर्निंग है ईबीआईटी वो 2.67% से बढ़ेगा, ये बता रहा है।
आप समझ में आ गया कि DOL क्या बताता है? Yes, sir. हेलो, ये प्लस और Yes, sir. माइनस जो लिखे हैं, प्लस प्लस मतलब ये पॉजिटिव दिखा रहा है, और माइनस का मतलब वो नेगेटिव यानी कि माइनस में जाएगा, और ये प्लस पॉजिटिव दिखाता है। जैसे पॉजिटिव कैसे आया, 67.25 का मतलब ये आया कि 2.67, यानी कि अगर कंपनी का सेल्स 1% से बढ़ रहा है तो सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में कंपनी का जो EBIT है वो 2.67% से बढ़ जाएगा। या अगर कंपनी का सेल्स 10% से बढ़ रहा है तो कंपनी का EBIT 26.7% से बढ़ जाएगा। ये रिलेशन बताता है DOL। तो चलिए तीसरा भी मैं छोड़ रहा हूं, पहला और तीसरा केस ये आप लोग घर पे करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे के जो टाइप्स है वो कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें ये जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको, फर्स्ट केस और थर्ड केस, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज रहने देते हैं, किसी को कोई डाउट? हेलो, सर नहीं सर, ठीक है। कोई ठीक है ना? डाउट नहीं है तो सर। इसको थोड़ा सा स्टडी आप लोग कर। हाँ हेलो, नहीं सर, ठीक है सर, प्रॉब्लम, प्रैक्टिस कर। हाँ इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ स्क्रीनशॉट उस प्रॉब्लम का, और Yes, sir. आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे के टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। Okay, sir. ठीक है, तो अभी आपका मैम अभी ज्वाइन कर रही होंगी। गो। गुड नाइट।